एनोला होम्स के एडवेंचर की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। एनोला होम्स पेशे से एक डिटेक्टिव है जो शर्लॉक होम्स की छोटी बहन है। एनोला होम्स के पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे चतुराई से एनोला ने अपनी खोई माँ को ढूंढ निकाला था, जिसमें उसकी थोड़ी सी मदद उसके भाई शर्लॉक होम्स ने भी की थी। वैसे अगर अभी तक आपने एनोला होम्स के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। रही बात इसकी, तो चलिए बिना समय को गवाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनोला होम्स 2। तो कहानी की शुरुआत एनोला होम्स से होती है जो लंदन की गलियों में भाग रही है, जिसके पीछे पड़े हैं दो पुलिस वाले। लेकिन होल्ड ऑन, आखिर ये दोनों एनोला के पीछे क्यों पड़े हैं, इसका जवाब खुद एनोला हमको देते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का फ्लैशबैक। एनोला होम्स, जिसने राजकुमार ट्विक्सबेरी को बचाया और रिफॉर्म बिल पास कराने में उसकी हेल्प की, आज वो लंदन में खुद की डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करना चाहती है। एनोला अपने भाई शर्लॉक की तरह एक मशहूर डिटेक्टिव बनना चाहती है, पर वो अभी भी एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसे इस डिटेक्टिव एजेंसी को शुरू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो भी लोग उसके पास किसी केस को लेकर आते हैं वो उसे बच्चा समझकर वहां से चले जाते हैं। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, इसलिए मजबूरन अब एनोला को अपने डिटेक्टिव एजेंसी बंद करनी पड़ती है। वो हार कर अपने घर लौट रही होती है, लेकिन तभी एक बच्ची जिसका नाम बेसी होता है एनोला होम्स के पास आती है, जो एनोला को बताती है कि उसकी बहन काफी दिनों से लापता है। एनोला भी बेसी चैपमैन की मदद करने को मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां बेसी और सैरा चैपमैन रहते हैं। सैरा चैपमैन वही लड़की है जिसे एनोला को ढूंढना है। ये जगह लंदन का डाउनटाउन एरिया है, जहां ज्यादातर बाहरी देशों से आए लोग रहा करते थे, जिसका मतलब ये है कि बेसी और सैरा दोनों ही लंदन से नहीं हैं। ये जगह बहुत अजीब है, जहाँ काफी अजीब चीजें हैं नोटिस करने के लिए, जैसे कि वो दीवार पर लगा पैम्फलेट जिसमें टाइफस किलिंग लिखा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइफस एक जानलेवा बीमारी है जिसने 1937 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में काफी तबाही मचाई थी, जिसका मतलब साफ है कि एनोला होम्स 2 की कहानी उसी समय में सेट है। अब एनोला और बेसी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ये दोनों रहा करती थी। ये जगह एक वुमेन हॉस्टल की तरह है। एनोला बेसी से पूछती है कि बाकी की लड़कियां कहाँ हैं, जिस पर बेसी उसे बताती है कि बाकी की लड़कियां अभी फैक्ट्री में है। एनोला उस कमरे को एक्सप्लोर करने लगती है कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मे है। मे एनोला को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एनोला उस कमरे की छानबीन जारी रखती है, जहां उसे एक तारीख 12 मार्च के बारे में पता चलता है। एनोला बेसी से पूछती है कि तुम्हारी सैरा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी, जिस पर बेसी उसको बताती है कि वो एक हफ्ते पहले सैरा से मैच बॉक्स फैक्ट्री में मिली थी, जब मिस्टर काउच से उसका झगड़ा हुआ था। मिस्टर काउच उनका सुपरवाइजर था। एनोला समझ जाती है कि इस केस की शुरुआत वो कहां से कर सकती है। सैरा चैपमैन एक लंबी लाल बालों वाली लड़की है जिसको ढूंढने के लिए अब एनोला भी भेस बदल कर उस मैच बॉक्स फैक्ट्री में चली जाती है। ये लियोन मैच बॉक्स फैक्ट्री है, जहां की एंट्री पर एक अजीब सी चेकिंग होती है, जिसको देखकर एनोला थोड़ा हैरान होती है। दरअसल ये चेकिंग टाइफस के लिए की जा रही है, जिसके बाद ये दोनों फैक्ट्री के अंदर चली जाती हैं, जहां हर तरफ फॉस्फोरस की स्मेल होती है। बेसी एनोला को मैच स्टिक्स को पैकेट में डालना सिखाती है। ये मैच स्टिक्स व्हाइट कलर की है जो व्हाइट फॉस्फोरस के साथ बनती है। एनोला होम्स उस फैक्ट्री में चीजों को नोटिस करने लगती है, जहां वो ऊपर एक ऑफिस को देखती है। एनोला छुपते छुपाते वहां उस ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वो सबसे पहले रेड फॉस्फोरस वाली माचिस के एक पैकेट को देखती है, जिसके बाद उसको पता चल जाता है कि सैरा ने सच में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से चुराए थे और इसी वजह से उसे इस फैक्ट्री से निकाला गया। एनोला सबूत ढूंढी रही होती है कि तभी उसे साइड वाले ऑफिस से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो चुपके से अंदर झांक कर देखती है, जहां कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स किसी चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनमें मिस्टर लियोन और मिस्टर मैकेंटायर होते हैं। एनोला होम्स उनकी बातें सुनने के बाद ये फिगर आउट कर लेती है कि जो भी डॉक्यूमेंट सैरा ने चुराए हैं वो बहुत ज्यादा कीमती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चोरी में सैरा अकेली नहीं है। इसका मतलब कोई है जो उसका इन सब में साथ दे रहा है। एनोला की शक की सुई सबसे पहले मे पर घूमती है। वो उसका पीछा करती है, जो कि एक क्लब में जाती है। एनोला मे से सैरा के बारे में पूछने की कोशिश करती है, जहां और ज्यादा छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि एक लड़का सैरा से हमेशा यहाँ पर मिलने आया करता था, जिसका एक लेटर एनोला के हाथ लग जाता है, जिसमें एक अजीब सी कविता लिखी होती है।
उस कविता को पढ़ने के बाद एनोला उसमें छुपे हुए राज के बारे में जानने की कोशिश करती है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। एनोला उससे बच के भागने लगती है और भागते भागते अपने भाई शर्लॉक से टकरा जाती है, जिसे एक बार से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। शर्लॉक की हालत किसी सड़क पर पड़े शराबी से कम नहीं लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं, जिसके बाद एनोला शर्लॉक को उसके घर लेकर जाती है, जहां वो शर्लॉक की रिसर्च और केसेस को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन से केस पर काम कर रहे हो, लेकिन शर्लॉक उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद अगली सुबह जब एनोला शर्लॉक के घर में जागती है तो शर्लॉक और उसके बीच में एक छोटी सी तू मैं हो जाती है, जिसके बीच में ही शर्लॉक ये पता लगा लेता है कि एनोला किसी माचिस की फैक्ट्री से जुड़े हुए केस पर काम कर रही है, क्योंकि उसके नाखून में फास्फोरस भरा हुआ था, जिस पर शर्लॉक उसको ये याद दिलाता है कि अभी भी मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ और तुमको कोई भी खतरनाक काम या फिर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम एनोला को एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात प्रिंस ट्विक्सबेरी से होती है, जिसकी जान एनोला ने पहले पार्ट में बचाई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए ये मोमेंट थोड़ा सा दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से एनोला को ट्विक्सबेरी की बातों से कुछ याद आता है। एनोला तुरंत उस लेटर को निकालती है जो उसे मे वाले रेस्टोरेंट से मिला था, जिसको बार बार पढ़ने के बाद उसे फाइनली उसमें एक क्लू मिल जाता है, जो कि 28 बेल प्लेस व्हाइट चैपल है, यानी कि ये एक पता है। एनोला खुश हो जाती है ये सोचकर कि शायद उसे सैरा का पता चल गया। वो जल्दी से उस पते पर पहुंचती है, लेकिन जितना आसान एनोला इस केस को सोच रही थी, ये उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस जगह पर एनोला को मे की खून से लथपथ बॉडी मिलती है। मे को किसी ने चाकू गोदकर मार डाला था। एनोला उसकी बॉडी को चेक करती है, जहां उसे कुछ म्यूजिक नोट्स मिलते हैं, जिसे देखकर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहां पर इंस्पेक्टर लेस्ट्राड आ जाता है। अब सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद एनोला ने मे को मारा है। एनोला अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, जहां अचानक से सुपरिटेंडेंट ग्रेल आ जाते हैं, जिनको देखकर एनोला को महसूस होता है कि शायद वो आदमी जो उस रात उसका पीछा कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि सुपरिटेंडेंट गेल है। वो लोग इस मर्डर के लिए एनोला को ही जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन एनोला उन्हें चकमा देके वहां से भाग जाती है। ये वही मोमेंट होता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें एनोला के पीछे 2 पुलिस वाले पड़े हुए थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और लेस्ट्राड शर्लॉक के घर पर जाता है एनोला को ढूंढने के लिए, लेकिन शर्लॉक उसको ये बोलकर मना कर देता है कि एनोला यहाँ पर नहीं है, पर वो जानता था कि एनोला यहीं छुपी है। एनोला बार बार अपने भाई से तेज बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई हमेशा उसको पकड़ लेता है। शर्लॉक एनोला से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जिस पर एनोला बोलती है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम किस केस में उलझे हुए हो। शर्लॉक को ना चाहते हुए भी एनोला को अपने केस के बारे में बताना पड़ता है, जो दरअसल में गवर्नमेंट ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है, मतलब कि पैसों का लेन देन, वो भी इलीगल तरीके से। शर्लॉक उसी पैसे के लेन देन की छानबीन कर रहा है, जिसके बाद एनोला भी शर्लॉक को बताती है कि वो एक मर्डर केस में फंस गई है। जिसके बाद शर्लॉक उसे घर पर रहने की सलाह देकर क्राइम सीन की छानबीन करने के लिए निकल जाता है, लेकिन एनोला इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो घर पर ही इस केस से जुड़े सभी सबूतों को देखने लगती है, जबकि शर्लॉक को क्राइम सीन की छानबीन करने पर यह पता चल जाता है कि जिस केस पर एनोला और वो काम कर रहे हैं, वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, जिसके तार जाकर जुड़ते हैं लियोन मैच फैक्ट्री से, यानी कि उसी माचिस की कंपनी से। अब एक बार फिर से एनोला उस अजीब सी कविता से एक और क्लू को ढूंढ निकालती है, और इस बार उसे पता चल जाता है कि वो कौन है जिसने सैरा को ये लेटर दिया था। ये इस मूवी का बहुत ही शॉकिंग पॉइंट होता है, जहां हमको ये पता चलता है कि सैरा को लेटर देने वाला लड़का, जिसका नाम विलियम्स है, कोई और नहीं बल्कि लियोन फैक्ट्री के मालिक का बेटा है। एनोला विलियम से मिलने एक पार्टी में जाती है, जहां वो विलियम के नजदीक एक लड़की को आता हुआ देखती है, लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करके वो विलियम से बात करने चली जाती है, लेकिन उसकी फैमिली एनोला को उससे बात तक नहीं करने देती। उधर पार्टी में ही एनोला को एक लेडी मिलती है जो उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसका नाम मीरा ट्रॉय होता है, जो असल में लॉर्ड मैकिंटायर की सेक्रेटरी है। लॉर्ड मैकिंटायर ट्रेजरी मिनिस्टर है, जिसे एनोला अपना नाम टैबिथा बताती है। उसी पार्टी में एनोला का दोस्त ट्विक्सबेरी भी होता है, जिसकी मदद से वो विलियम्स तक पहुंचना चाहती है। वो डांस के बहाने विलियम तक पहुंच जाती है। उधर शर्लॉक भी कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए मोरियार्टी के नाम तक पहुंच जाता है। उधर एनोला विलियम से सैरा के बारे में पूछ लेती है।
वो उसे बता देती है कि वो सैरा को ढूंढ रही है, जिस पर विलियम उसको बोलता है कि बेवकूफी मत करो, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी। वो एनोला को लाइब्रेरी में मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन एनोला की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पहले विलियम उसको कुछ बता पाता, पुलिस आकर उसको पकड़कर ले जाती है, जहाँ जेल में एनोला से मिलने सुपरिटेंडेंट गेल आता है, जिसको देखकर एनोला समझ जाती है कि मे और दूसरी लड़कियों को मारने वाला यही है, जो असल में किसी और के इशारों पर नाच रहा है। वो एनोला से सैरा के बारे में पूछता है कि बताओ मुझे सैरा कहाँ है, लेकिन एनोला खुद भी अभी तक सैरा के बारे में नहीं जानती है। जिसके बाद हम शर्लॉक को स्टेशन में देखते हैं, जो एनोला को छुड़ाने के लिए आया होता है, जिसके लिए उसे एनोला को बेकसूर साबित करना होगा। जहां शर्लॉक ये साबित कर देता है कि मे का मर्डर करने वाला या फिर करने वाली पूरी टीम सुपरिटेंडेंट की है, लेकिन एक सबूत अभी भी ऐसा है जो एनोला को इस केस से आजाद होने से रोक सकता है, जो कि वो चाकू है जो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस पर एनोला की उंगलियों के निशान हैं। अब शर्लॉक उनकी मॉम की फ्रेंड के पास मदद मांगने के लिए जाता है, जहां वो दोनों एक परफेक्ट प्लान बनाकर एनोला को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। जहां सरप्राइजिंगली एनोला को उसकी मॉम मिलती है। वो अपनी मॉम को मैच फैक्ट्री और टाइफस के बारे में बताती है। एनोला की मॉम उसको बताती है कि सैरा कोई चोर नहीं है, उसने अगर कोई चीज चुराई है तो वो उसे उनको ब्लैकमेल नहीं करना चाहती, बल्कि वो उनके लिए खतरा है। मतलब कि सैरा कुछ ऐसा जानती है जो अगर बाहर आ गया तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। पुलिस वाले अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं, जहां ग्रेल एक बार फिर से इन तीनों को पकड़ लेता है, पर इस बार ये तीनों सारे पुलिस वालों पर भारी पड़ने वाली थी। ये तीनों ग्रेल को चकमा देकर वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद एनोला उनको अलविदा कहकर बेसी से मिलने जाती है, जहां एक बार फिर से उसको टाइफस के बारे में सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से डोरिस, जो उसी फैक्ट्री में काम किया करती थी, उसकी बहन की जान गई। एनोला एक बार फिर से बेसी और सैरा के रूम की छानबीन करती है, जहां उसको 2 सूखे हुए प्लांट्स मिलते हैं, जिनमें से एक में तो लाल मिट्टी होती है जबकि दूसरे में सफेद मिट्टी, जिनको देखकर अब एनोला को चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल यही फास्फोरस वजह है उस जानलेवा बीमारी टाइफस की, जिसको सैरा और मे जान गई थी, जो कि इस कंपनी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था, और शायद इसीलिए विलियम ने उनकी जान ली। एनोला तुरंत मदद मांगने के लिए ट्विक्सबेरी के पास जाती है। वो उसे सब कुछ बता देती है, जहां उससे मिलने एक लड़की आती है, जिसको जल्दी से भगाकर एनोला और ट्विक्सबेरी एक बार फिर से बात करने लगते हैं। ट्विक्सबेरी उसको बताता है कि ये लड़की भी उसी कंपनी के किसी बिल के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि शायद उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। ये सुनने के बाद एनोला का दिमाग एक बार फिर से चलने लगता है और वो समझ जाती है कि जो लड़की अभी अभी ट्विक्सबेरी से मिलकर गई है वो ही सैरा है। एनोला उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन उससे पहले ट्विक्सबेरी एनोला से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद एनोला एक और बात समझ जाती है कि विलियम्स और सैरा एक दूसरे से प्यार करते थे। ये प्लान विलियम का ही था, फैक्ट्री के करप्शन से पर्दा हटाने का और उसके पिता को रोकने का, जिसमें उसका साथ सैरा ने दिया। विलियम और सैरा को ट्विक्सबेरी की मदद चाहिए थी, मतलब कि विलियम एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद ये दोनों एक अबैंडन्ड प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां उनको शर्लॉक मिलता है, मतलब वो भी इस केस में काफी आगे बढ़ चुका है। अब ये तीनों विलियम से मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन विलियम की जगह उनको यहाँ पर उसकी लाश मिलती है। एनोला और शर्लॉक एक बार फिर से क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां सबूत इशारा करते हैं लॉर्ड मैकिंटायर की तरफ, लेकिन शर्लॉक समझ जाता है कि ये सबूत जो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो सब प्लांटेड हैं, मतलब कोई और है जो उसको यहाँ पर फंसा रहा है। जिसके बाद एनोला और शर्लॉक उन म्यूजिक नोट्स को एक बार फिर से देखते हैं, जहां उन्हें इस बार पता चल जाता है कि ये म्यूजिक नोट्स कोई सिंपल नोट्स नहीं है, बल्कि ये तो एक मैप है। ये तीनों उस मैप को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें सारे सबूतों के साथ सैरा मिलती है, जिनका पीछा करते हुए सुपरिटेंडेंट ग्रेल भी वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद यहाँ एक इंटेंस फाइट होती है, जिसमें ग्रेल मारा जाता है और उसके मरते ही एंट्री होती है लॉर्ड मैकिंटायर की, जो सैरा को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं, सबको ब्लैकमेल और चोरी करने के जुर्म में। लेकिन शर्लॉक लॉर्ड मैकिंटायर को रोकते हुए बोलता है कि सर, वो लड़की जो सबको ब्लैकमेल कर रही है वो सैरा नहीं है। जिसके बाद पर्दाफाश होता है इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी का, जो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड मैकिंटायर की सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय है।
अच्छा, आपको वो मोरियार्टी नाम तो याद है ना, जहां तक शर्लॉक पहुंच गया था। दरअसल वो मोरियार्टी नहीं था, बल्कि मीरा ट्रॉय था। पुलिस मीरा को पकड़कर ले जाती है। टाइफस एक ऐसी बीमारी है जिसको रोका जा सकता था, लेकिन कुछ अमीरजादों की वजह से टाइफस जैसी लाइलाज बीमारी ने सैकड़ों मासूम लड़कियों की जान ले ली। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसको मैच बॉक्स मूवमेंट का नाम दिया गया था। सैरा और उसके जैसी हजारों लड़कियों ने इस मूवमेंट को विलियम के मरने के बाद भी जारी रखा, जिसमें इन लोगों को तुरंत कामयाबी नहीं मिली। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन हाँ, ये मैच बॉक्स फैक्ट्री कार्टेल जो उस समय काफी फेमस हुआ करता था, बंद जरूर हो गया। ये मैच बॉक्स फैक्ट्री का ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो डायरेक्टली यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिक्स पर अफेक्ट डालता था। वेल, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर बात करना अभी जायज नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें फिल्म की, तो एनोला ने अपने दूसरे केस को भी सॉल्व कर लिया था, जिसके साथ ये फिल्म तो यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन एनोला की ये जासूसी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। हमें कमेंट करके आप ये जरूर बताना कि आपको एनोला की ये जासूसी कहानी कैसी लगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।